स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है खबर गर्मा गर्म का। आपके साथ में हूं प्रीति विष्ट। तो बड़ी खबर, गर्मा गर्म खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट में आज पोस्टर मामले की सुनवाई होनी है। तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने फैसला देते हुए कहा था कि जो लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं आरोपियों के, वो पोस्टर लगाना गलत है, ये उनकी निजता का हनन है। तो अब हाईकोर्ट के इसी फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो 16 मार्च तक पोस्टर हटाने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। आरोपियों के पोस्टर के मामले में अब निगाहें सबकी सुप्रीम कोर्ट में टिकी रहेंगी कि क्या कुछ फैसला आज यहां पर सुनवाई आज होती है। तो इससे पहले राज्य सरकार भी कह चुकी है कि जो कुछ काम कर रही है वो दायरे में रहकर कर रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गलत बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में लगे दंगाइयों के पोस्टर्स को हटाने का आदेश दिया है। इसके लिए योगी सरकार को हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक का समय दिया, लेकिन इस मामले को लेकर अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो होर्डिंग हटाने के लेकर के जो आदेश किया, जैसा आप बता रहे हैं, सरकार उच्चतम न्यायालय जाने का फैसला किया है। तो सरकार का ये कदम, सरकार ने उस पर विचार किया होगा सम्यक, और उसके बाद ये निर्णय किया होगा, क्योंकि यह सार्वजनिक लोगों के संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला था और कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला था। तो कहीं न कहीं दंगाई प्रवृत्ति पे मजबूती से रोक लगनी ही चाहिए। दरअसल लखनऊ में सीएए प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें तोड़फोड़ और आगजनी होने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए योगी सरकार ने 57 दंगाइयों की पहचान कर चौराहों पर पोस्टर टांग दिए और 1,55,00,000 रुपए की भरपाई के लिए नोटिस भी भेज दिया है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को लखनऊ के सभी चौराहों से पोस्टर हटाने के आदेश दिए, जिसके बाद सरकार ने पोस्टर हटाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अब देखना ये होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत से योगी सरकार को राहत मिलती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोरोना को लेकर बड़ी खबर, यूपी में कोरोना अपने तेजी से पैर पसार रहा है। मरीजों की संख्या बढ़कर, उत्तर प्रदेश की हम बात बता रहे हैं आपको, तो उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 77 लोगों की सैंपल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और इन सब के बीच WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना को महामारी घोषित कर चुका है। और इन हालातों को देखते हुए विदेशी सैलानियों के वीजा को 15 अप्रैल तक जो निलंबित रखा गया था, तो अवधि 15 अप्रैल तक रखी गई है। यानी कि 15 अप्रैल तक कोई भी विदेशी सैलानी, अगर राजनयिकों को छोड़ दीजिए, उनके अलावा किसी भी विदेशी नागरिक को यहां आने की अनुमति नहीं है। तो कोरोना के लगातार बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यूपी में 9 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है, जबकि 77 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। करीब 12 लाख लोगों को बॉर्डर पर चेक किया जा चुका है। वहीं 15,000 से ज्यादा लोगों को एयरपोर्ट पर चेक किया गया है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया है। दुनिया भर में अब तक कोरोना 4,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक संक्रमण के 60 मामले सामने आ चुके हैं। राजनयिकों को छोड़कर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के वीजा 15 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन UN अंतर्राष्ट्रीय संगठन एम्प्लॉयमेंट और प्रोजेक्ट वीजा पर ये रोक लागू नहीं होगी। कोरोना के कहर को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने नोडल की तैनाती की है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो महामारी से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाए। दिल्ली से शालिंद्र बांगू के साथ लखनऊ से अलाउद्दीन, न्यूज़ 18। और उधर बुधवार को आगरा में कोरोना के मरीज मिलने के बाद 3 जगह को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं, कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो सावधानी बरतें। आगरा में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। होटल मालिकों से लेकर आम लोगों को जागरूक कर सावधानी बरतने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। आगरा के जिस इलाके से कोरोना मरीज मिले हैं, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना को लेकर के आगरा के 3 इलाके डेंजर जोन घोषित किए गए हैं, और उसमें से एक इलाका ये है मास्टर प्लान रोड, कपूर मास्टर प्लान रोड। चूँकि यहीं पर वो घर है और जिस घर में पाए गए सबसे पहले कोरोना के पीड़ित और 5 मरीजों का इलाज दिल्ली में चल रहा था। इसके बाद जब स्क्रीनिंग हुई और रिपोर्ट आई जांच की, तो 2 लोग और कोरोना पीड़ित पाए गए। आगरा के 3 इलाकों को डेंजर जोन में शामिल किया गया है। उनमें कपूर मास्टर प्लान रोड, क्रिस्टल होटल और कौशलपुरी शामिल है।
इस इलाके के 3 किलोमीटर के दायरे को डेंजर जोन घोषित किया गया है। होटलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए जिला अस्पतालों में भी तैयारियां देखने को मिल रही है। बेड के साथ अलग वार्ड बनाया गया ताकि कोरोना मरीजों से लोगों को बचाया जा सके। आगरा से हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर है, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई मासूमों के साथ ज्यादती करने वाले बदमाशों को ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पॉक्सो एक्ट के केस को जल्द निपटाने के लिए नए कोड बनाने जाने पर तेजी से लाने के निर्देश दिए हैं। पॉक्सो एक्ट के मामलों की हर हफ्ते समीक्षा होगी। जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल की रेगुलर बैठकें होंगी, लगातार बैठकें होंगी, नियमित बैठकें होंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने उन्नाव रेप केस पे कहा है कि जो आरोपी है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अधिकारियों से पूरी जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो मुख्यमंत्री सख्त और खासतौर पर उन्नाव मामले में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी आरोपी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो चलिए आपको बताते कि उन्नाव मामला कैसे है और कैसे अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। उन्नाव में बच्ची के साथ दरिंदों ने रेप किया और फिर मौत के लिए खेत में छोड़कर फरार हो गए। बच्ची की हालत देखकर लोगों ने कानपुर के हेरिट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक नाखून के निशान आए और नाक से ब्लड भी आया और बस यही है कि और यहाँ मृत घोषित किया गया। उसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के बाद यहाँ मैं यही चाहता हूँ कि जो आरोपी हैं आरोपी पकड़े जाएं। वारदात के बाद पुलिस ने दरिंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल को फोरेंसिक टीम ने सीज कर दिया है ताकि दरिंदों का कोई सुराग मिल सके। इस घटना के बाद प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट कर सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा है। यूपी में बीजेपी सरकार में बच्चों के साथ अपराध की सबसे ज्यादा घटनाएं घटी हैं। क्या सरकार पर इन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ता? 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और इलाज के दौरान वो नहीं रही। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बच्ची की मौत के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। राजनीति अपना रंग दिखाने लगी है। प्रियंका आए दिन सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश करती हैं ताकि यूपी की जनता को संदेश दिया जा सके कि कांग्रेस लोगों के दर्द की बात कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए उन्नाव से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक और नया विवाद सामने आ गया। इस बार प्रवक्ता पद पर फर्जीवाड़े से नियुक्ति का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 पूर्व कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह, एसपी सिंह, एसके शुक्ला के साथ पूर्व कुल सचिव अनिल कुमार देमले और प्रवक्ता पद पर आवेदन करने वाली कविता चतुर्वेदी के खिलाफ जालसाजी समेत दूसरी धाराओं में हसनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। जिसके बाद आरोपी बनाए गए पूर्व कुलपति एसके शुक्ला ने लखनऊ पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ये मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है और बिना किसी तहकीकात के, जान पहचान के, किसी तथ्यों को जाने योजित हुआ है। और अभी तक तो हम ये सुनते थे कि किसी को अफीम लगा करके बंद कर दिया गया, लेकिन आज कुछ वैसी ही मुझे भी अनुभूति हुई। आरटीआई के जरिए फर्जीवाड़े को सामने लाने वाले डॉक्टर प्रशांत पांडे के मुताबिक 28 मार्च 2006 को प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें उन्होंने भी आवेदन किया था, लेकिन तत्कालीन कुलपति ने योग्यता न होने के बावजूद कविता चतुर्वेदी को अपॉइंट कर लिया। प्रशांत बताते हैं कि जब उन्होंने कुलपति एसपी सिंह और कुल सचिव एसके शुक्ला से फर्जीवाड़े को सबूत दिखाकर शिकायत की तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आरोपी पूर्व कुलपति एसके शुक्ला 13 साल बाद दर्ज किए गए केस को फर्जी बता रहे हैं। 2007 की घटना है। मैं तब दूसरे विभाग की सेवा में था, उच्च शिक्षा विभाग में। मैं 2011 में आया हूँ और मैं इस सेवा में भी नहीं था। उस समय का यदि कोई अपराध है तो उसको 13 साल बाद किन्हीं दूसरे लोगों पर किस प्रकार से एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ये कानूनन गलत है। सवाल उठता है कि साक्ष्य होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच क्यों नहीं कराई और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया।
ऐसे में जहां राजधानी लखनऊ पुलिस के इस मुकदमे लिखने से लखनऊ पुलिस के ऊपर सभी अधिकारियों ने सवालिया निशान खड़े किए हैं, वहीं पुलिस की अगर माने तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे में किसी प्रिलिमिनरी जांच की आवश्यकता नहीं होती है, मुकदमा है तो लिखा ही जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि राजधानी लखनऊ पुलिस इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है, साथ ही साथ जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रशांत, लखनऊ विश्वविद्यालय कई वजह से चर्चा में, जो पूर्व कुलपति शुक्ला जी, उनकी भी कई बार जिक्र हुआ अलग अलग मामलों में, तो फिलहाल कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके से बात करें 2006 का ये प्रकरण है जिसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में बतौर प्रवक्ता पद पर वहाँ नियुक्ति का था, जिसमें कविता चतुर्वेदी को नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि डॉक्टर प्रशांत पांडे जो उस समय वहाँ पर कैंडिडेट थे, उनकी नियुक्ति नहीं होती, जिसको लेकर 2006 से ये प्रकरण उनके द्वारा बार बार उठाया गया। ऐसे में इस मामले में देखा जाए, जहाँ एक बार कविता चतुर्वेदी बर्खास्त भी की गई और उसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद में राजभवन ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेते हुए और राज ही साथ उस समय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर SP सिंह को ये निर्देश दिए कि इस मामले पे जो भी विधिक कार्रवाई है उसको संज्ञान में लेते हुए न्यायोचित कार्रवाई की जाए, जिसके पश्चात में लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से न्यायोचित कार्रवाई की गई। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया, पूर्व जस्टिस हाईकोर्ट के उनकी सदस्यता में गठित कमेटी की गई और साथ ही साथ इस मामले को वहां पर देखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठता कि बिना प्रिलिमिनरी जांच के 3 कुलपतियों के साथ साथ एक पूर्व IAS अधिकारी और एक प्रोफेसर के खिलाफ जो मामला यहाँ पर जो है हसनगंज कोतवाली के द्वारा लिख दिया गया, ये कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं लग रहा। और जिस तरीके से लखनऊ पुलिस के द्वारा ये मुकदमा लिखा गया, इसमें तीनों कुलपतियों के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी का भी यही कहना है कि एक बार लखनऊ पुलिस इस मामले में हमसे बातचीत कर सकती थी, जान सकती थी कि हमारा पक्ष क्या है। ऐसे में बिना हमें माने आरोपी बना दिया गया और इतनी संगीन धाराओं में 420, 468 और 71 में ये मामला लिख दिया गया, तो कहीं ना कहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इस तरीके से लखनऊ पुलिस ने जो किया है वो कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस की छवि को धूमिल करता है। प्रीति, बिल्कुल, और ये 3 पूर्व कुलपति हैं जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की निभाई है। तो चलिए, मुकदमा दर्ज हुआ है और अब आगे कार्रवाई पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज राजधानी लखनऊ में योगी सरकार अपने 3 साल पूरे होने पर अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश करने जा रही है। वहीं सरकार 18 मार्च को हर तबके के लिए 3 साल में जो भी योजनाएं चलाई गई है उसकी बाकायदा बुकलेट लॉन्च करेगी। तो लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा विभाग में कार्यक्रम है, कौशल सतरंग कार्यक्रम यह है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तो अपने संबोधन के साथ ही मुख्यमंत्री 7 नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे और ये कार्यक्रम ITI छात्रों के लिए भी रखा गया है जिसमें छात्र शामिल होंगे। चलिए, अब आपको दिखा रहे हैं कि मुरादाबाद में बदमाश कितने बेखौफ है और कैसे छोटी छोटी सी बात पर फायरिंग करने से भी बाज नहीं आ रहे। मामला कटघर कोतवाली इलाके के पीतल नगरी कॉलोनी का है, जहां एक युवक ने दबंगों को गाय को पत्थर मारने से मना किया तो वो अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर आया और युवक की कनपटी पर रिवॉल्वर सटाकर फायरिंग कर दी। युवक ने किसी तरह हाथ मारकर अपनी जान बचाई, लेकिन फिर भी दबंग युवकों ने कई राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। मैंने उनसे कहा था, बोले ये गौ माता है, ये हमारे देश की गौ माता है, और मना करने के बाद भी उन्हें पत्थर मार रहे थे। उसके बाद वो बंदा वहाँ चला गया। उस 1 घंटे बाद आता है अपने यार दोस्तों के साथ, गुंडों के साथ में 20-25 बंदे लेकर आता है। उसके फायरिंग तुरंत मेरे आते नहीं फायरिंग शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया। अब वो दबंगों के खौफ से अपने घर से बाहर निकलने में डर रहा है। थोड़ी दूरी पर पुलिस चौकी है यहाँ से और 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर थाना कटघर कोतवाली है। पुलिस जो थी लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। मुकेश थाने भी गए, उन चक्कर लगा रहे हैं 2 दिन से, लेकिन मुरादाबाद पुलिस ने इनकी कोई मदद नहीं की। फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। अब देखिए, राज्य के अलग अलग जिलों में कैसे छोटी छोटी बात पर लोग आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी, मारपीट और गोलियां तक चल गई। कासगंज जनपद में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने जब सिगरेट नहीं होने की बात कही तो इससे नाराज व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और ये जानकारी मिलने पर दोनों के गांव के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने इस मामले में एक पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
उधर फिरोजाबाद में 2 गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष के युवक की पिटाई से नाराज दूसरा पक्ष भी सामने आ गया और दोनों आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते जमकर पथराव हुआ और फायरिंग भी हो गई। उधर कानपुर के एक सिनेमा हॉल में छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद सिनेमा हॉल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। लोगों को मारपीट करता देख पुलिस तमाशबीन बनी रही। बाद में पुलिस ने बिना कार्रवाई के ही दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घर भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार पिछले कई दिनों से गिर रहे हैं, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी लोगों को राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में एक महीने के भीतर करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर देश भर में दिखाई दे रहा है। यूपी के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और गोरखपुर में पेट्रोल आज की तारीख में 72 रुपए और डीजल 63 रुपए के करीब बिक रहा है, जबकि कानपुर में पेट्रोल के दाम 75 रुपए के करीब और डीजल के दाम 63 रुपए के करीब दर्ज हुए। वैसे कुछ पैसों की राहत मिलने के बाद न्यूज़ 18 ने लखनऊ के लोगों की राय जानी। 50 से क्या होता है, जो रेट कच्चे तेल के हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से ज्यादा है। घटना चाहिए, सबकी जो राय हो हमारी भी राय होंगी। घटना चाहिए और क्या, घटना तो चाहिए हम लोग के हिसाब से। प्रदेश में भले ही पेट्रोल और डीजल के दामों में ज्यादा गिरावट दर्ज न की गई हो, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में 11 जनवरी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 4 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बार भी जब बोर्ड के इम्तिहान शुरू हुए तो ये दावा किया गया कि परीक्षा को पूरी तरह से नकल विहीन कराया जाएगा और सरकार ने कई कदम भी उठाए, लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसा हो पा रहा है, देखिए जरा। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको गिनती क्यों सुना रहे हैं, वो भी उल्टी पुल्टी। गलत हैं आप, हम गिनती नहीं सुना रहे हैं, मास्टर साहब नकल करवा रहे हैं और ठेंगा दिखा रहे हैं शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा को, जो बिना नकल वाली परीक्षा करवाने का दावा करते हैं। नकल करवाने का ये वीडियो लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी के कॉलेज का है, जो कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, जहां बीए और एमए की परीक्षाएं चल रही हैं। मास्टर साहब ऑप्शनल प्रश्नों के उत्तर बोल रहे हैं और परीक्षार्थी लिख रहे हैं। गजब का तालमेल है, एक बार फिर से देखिए। तस्वीरें 5 मार्च की हैं। सुबह 7 से 10 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा चल रही थी। प्रश्न पत्र में 58 प्रश्न ऑप्शन वाले थे, लेकिन मास्टर साहब ने ऑप्शन का कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। बच्चों से कहा 60 नंबर वाले प्रश्न में सी पर टिक कर दो, 61 नंबर वाले प्रश्न में बी पर टिक कर दो, और इस तरह उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।